देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश में 13 मई, अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। उड़ीसा में भी 4 फेज में चुनाव होंगे। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल और तीसरे फेज की 7 मई को, 13 मई को चौथा फेज का वोटिंग होगा, 20 मई को पांचवा फेज, 25 मई को छठा फेज और 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी। 4 जून को बता दें कि इन सभी फेजों की मतगणना की जाएगी। वहीं इस दौरान सुरक्षा से जुड़े मामले को लेकर कहा कि चुनाव में खून खराबे और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमें जहां से भी हिंसा की सूचना मिलेगी, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आपको बता दें कि देश में इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव के तारीखों का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। पहली वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, वहीं आखिरी वोटिंग 1 जून को और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन। और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं चुनाव में मतदान करेंगे। 2019 में पुरुष मतदाता 46.5 करोड़ थे, वहीं अब जब 2024 में चुनाव होंगे तो इनकी संख्या बढ़ गई है। आपको बता दें कि महिला मतदाता 47.1 करोड़ हो गई है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 48,044 हो गई है पूरे देश में। वहीं 2024 में पीडब्ल्यूडी मतदाता 88,35,000 होंगे और पिछले साल के मुताबिक लगभग दुगना हो गए हैं। 18-19 साल के मतदाता 1,85,00,000 के करीब हैं और कुल मतदाता करीबन 96,08,00,000 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 49,07,00,000 इस बार मतदान करेंगे। वहीं प्रशिक्षु दारोगा की पासिंग आउट परेड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। आपको बता दें कि 112 परियोजनाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रशिक्षु एकेडमी में शामिल हुए 112 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के उस दौरान की तस्वीरें देखिए जब प्रशिक्षु दारोगाओं की पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री ने शिरकत की थी। बल्कि पुलिस रेगुलेशन, साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस इत्यादि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इन नए प्रशिक्षुओं को अवगत कराया गया ताकि पुलिस बल की कार्यप्रणाली और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने और उस समस्या का समाधान करने में पुलिस को योग्य उप निरीक्षक प्राप्त हो सके। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होने हैं। हमने राज्य सरकार के स्तर पर भी इसकी कमेटी गठित की है जो निरंतर उन कानूनों का अध्ययन करते हुए उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू करने के लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ किया जाना है, इस पर कार्य कर रही है। वहीं ईडी समन मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत पर बीजेपी की नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार
बांसुरी स्वराज ने कहा कि दुर्भाग्य से सीएम को आज जमानत के लिए याचिका दायर करनी पड़ी, क्योंकि यह गैर जमानती अपराध नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल 8 ईडी समन को पार कर चुके हैं। जब भी वह समन को पार करने की कोशिश करते हैं तो यह कानून के खिलाफ है। लेकिन आज यह साबित हो गया है कि देश की अदालत भी ऐसा नहीं चाहती है। मैं कहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत लेनी पड़ी। 174 आईपीसी की जो याचिका ईडी ने फाइल करी थी उसमें ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के दिए हुए 8 समन्स की अवहेलना करी। जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन का निरादर करते हैं तो वो कानून का उल्लंघन करते हैं। लेकिन आज ये तय हो गया कि उनकी उद्दंडता देश की कचहरी को भी मान्य नहीं है। दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में बीआरएस के नेता की कविता पेश हुई। कि कविता को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है। आपको बता दें कि कल हैदराबाद से के कविता के घर पर छापेमारी की गई थी। लगभग 5.5 घंटे की छापेमारी के बाद उन्हें दिल्ली लाया गया, जिसके बाद आज उनकी पेशी कराई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और विधायक के कविता को शुक्रवार को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया था। जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली ले जा रही थी। इससे पहले ईडी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे बीआरएस नेता कविता के हैदराबाद स्थित घर पर रेड डाली थी। करीब 8 घंटे की तलाशी और कार्रवाई के बाद शाम 7 बजे उन्हें पहले हिरासत में लिया गया, उसके बाद अरेस्ट किया गया। वहीं ईडी के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समन मामले में कोर्ट से मिली जमानत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान सामने आया। जहां ईडी ने दर्ज की गई शिकायतों के मामले में उन्हें 15,000 रुपए के जमानत बॉन्ड पर जमानत मिल गई है। वह जमानत पर है और अदालत ने उन्हें ईडी के समन का जवाब देने और कानून का पालन करने के लिए कहा है। कानून का पालन करना एक व्यक्ति के लिए उचित है जिसने संविधान की शपथ ली है। अभी अभी पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है। अब लोग सोच रहे हैं कि बेल मिली किस में। इनको बेल मिली है जो इन्होंने अभी तक ईडी के सम्मन्स की अवहेलना की और ईडी ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में जब ये कोर्ट गए तो उसके लिए इनको बेल मिली है कि चलो पीछे जो गलतियां किया है उसमें आपको अभी 15,000 के मुचलके पे 1 लाख की सिक्योरिटी पे अब ये जमानत पे इस समय हैं। लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी से जल्दी कानून का पालन करना चाहिए और यही संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के लिए उचित है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेश के मामले में आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रमुख संजीव नासियार ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि अदालत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तलब किया था। पिछली बार वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल हुए थे। जब उन्हें फिर से निर्देश दिया गया तो उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से पेश होंगे। वह आज पेश हुए और जमानत बॉन्ड जमा किया। मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। देखिए, कोर्ट ने आज सम्मन किया था सीएम साहब को और सीएम साहब ने पिछली बार क्योंकि वीसी से अटेंड किया था तो सीएम साहब को जब डायरेक्शन हुई थी तो सीएम साहब ने कहा था मैं फिजिकली अपीयर हूंगा। उसको फॉलो करते हुए आज सीएम साहब अपीयर हुए और बेल बॉन्ड अपने सबमिट किए, बेल ग्रांट हुई और उसके बाद सीएम साहब क्योंकि बाकी प्रोसीडिंग अभी चल रही हैं तो सीएम साहब अपना कोर्ट के ऑर्डर को ओबे करते हुए कोर्ट में अपीयर होके अपनी उनको बेल बॉन्ड एक्सेप्ट करने के बाद सीएम साहब निकल गए। बीजेपी ने शनिवार को अपने चुनावी कैंपेन में मोदी का परिवार हूं का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। यह वीडियो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस पर लिखा मेरा भारत मेरा परिवार। वीडियो में देश के हर कोने के लोगों की झलक दिखाई गई। महिलाओं से लेकर किसानों, मजदूरों तक और छात्रों से लेकर युवाओं के लिए लागू की गई योजनाओं का इस वीडियो में जिक्र किया गया है।
वहीं भारतीय नौसेना के अधिकारी ने दी है जानकारी कि भारतीय नौसेना ने सोमाली समुद्री लुटेरों के समुद्री डकैती के कृत्यों के लिए पूर्व एमवी रुवेन का उपयोग करने से विफल कर दिया। सोमाली समुद्री डाकुओं ने 14 दिसंबर 2023 को रुवेन का अपहरण कर लिया और इसे समुद्री डाकुओं द्वारा खुले समुद्र में समुद्री डकैती के लिए एक मात्र जहाज के रूप में चलाया जा रहा था। रुवेन को 15 मार्च को नौसेना के उत्पोत ने रोक लिया था और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जहाज ने कथित तौर पर भारतीय नौसेना की उत्पोत पर गोलीबारी की थी। वहीं गुजरात गिर सोमनाथ के ऊना में युवक के जेब में मोबाइल ब्लास्ट होने का मामला सामने आया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो आपको बता दें कि युवक के हाथ में मोबाइल फोन फट गया और इसके बाद ऊना की यह खबर है जहां मोबाइल ब्लास्ट का पूरा मामला है और सीसीटीवी के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक बैठा था और उसका फोन फट गया। वो युवक के जेब में ही मोबाइल ब्लास्ट कर गई और उसके बाद की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहां पे मौजूद लोग डर गए और अचानक से इधर से उधर जाने लगी। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी 27 पर। अब तस्वीर देखिए किस तरीके से युवक के जेब में फोन फट गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भोपाल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिनी स्टेडियम में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय डायरेक्ट वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 28 टीमें भाग लेंगी। 28 टीमों में 8 टीम महिला खिलाड़ियों की होंगी तो वहीं 20 टीम पुरुष खिलाड़ियों की होगी। राज्य स्तरीय आयोजित यह टूर्नामेंट 17 और 18 तारीख को आयोजित होने जा रहा है। इस पूरे आयोजन को क्रिसमस स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 25,000, सेकंड पुरस्कार में 15,000 और तीसरे नंबर पर आने वाले को 10,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। इस टूर्नामेंट को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस आयोजन को लेकर डायरेक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एलन मालवीय ने बताया कि वॉलीबॉल जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन होने चाहिए। तो डायरेक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एलन मालवीय के साथ खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग भी इस दौरान मौजूद रहे थे और प्रतियोगिता में 28 टीमें हिस्सा लेंगी। आपको बता दें जिसमें 20 टीमें पुरुष की होगी व 8 टीमें महिलाओं की होगी। ये राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से और प्रदेश के बाहर से भी कई सारे लोग और खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं। और इस सफल आयोजन को बनाने के लिए हमारे सुधीर भाई ने यहाँ पर पिछले 6 महीनों से लगातार मेहनत की है और सहयोग कई लोगों ने इसमें किया है। मुख्य अतिथि के रूप में विश्वास भैया आ रहे हैं, पांडे मैडम है और भी समिति के सभी सदस्य, सभी ने मिलकर बहुत प्रयास किया और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कई सारे लोगों का इसमें योगदान है। जैसे विश्वास भैया ने 10 रूम बुक कराए हैं एमएलए गेस्ट हाउस में, उसी प्रकार से हमने भी कुछ सहयोग किया है। इसी प्रकार सभी ने सब कुछ सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी की बहुत अहम भूमिका है, प्रयास किए हैं और इस तरह के आयोजन पूरे होना चाहिए। खेलों को बढ़ावा मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, खेलों की भी कमी नहीं है। बस ये है कि आगे कौन आए, कौन इसका भार उठाए, कौन बीड़ा उठाए और इन खेलों को आगे बढ़ाए। मैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर सुधीर कुमार प्रसाद हूँ और यहाँ का आयोजन सचिव हूँ। और विश्वास सारंग ट्रॉफी हर साल हम लोग कराते हैं, जब से 20 साल से विश्वास सारंग बने हैं। यहाँ स्टेट लेवल चैंपियनशिप है, आज 16-17 2 दिन तक लगातार चलेगी, जिसमें 28 टीमें आ रही हैं और 8 टीमें महिलाओं की। और इसके अंदर इनाम रखा गया 25, 15, 10। ये 16-17 2 दिन की प्रतियोगिता। एलन मालवीय जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को स्पॉन्सर किया है। वहीं चंदौली में सकलडीहा थाना क्षेत्र के बधाबर पुलिया में बड़ा हादसा हो गया, जहां पुलिस स्क्वाड वैन और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 पुलिस जवान घायल हो गए, जिनको ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस के स्क्वाड वैन और पिकअप की टक्कर हो गई और यह तस्वीरें आप देख रहे हैं दुर्घटना स्थल की, जहां पर दोनों गाड़ियों की टक्कर में 4 पुलिस जवान घायल हो गए। बता दें कि
यह इतनी भीषण टक्कर थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वाधान में 16 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा के तहत शनिवार को नमामि गंगे ने 80 घाट पर गंगा तट की सफाई करके स्वच्छता पखवाड़े का प्रारंभ किया। सुबह ही बनारस के मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नमामि गंगे परियोजना का संपूर्ण विवरण दर्शाती पत्रिका का वितरण किया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने गंगा तट से बड़ी मात्रा में कूड़ा एकत्र कर निस्तारण के लिए भेजा। उपस्थिति जन समुदाय को गंगा स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सुबह बनारस के वहीं गाजियाबाद में 15 वर्षीय युवती किशोरी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां स्कूल से लौटते वक्त लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोनी पर पीड़िता की मां द्वारा एक सूचना दी गई कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री जब स्कूल से लौट रही थी तो उन्हीं के मोहल्ले में रहने वाले फैजान सना यामीन द्वारा बच्ची को हाथ पकड़ा गया तथा बदतमीजी की। इस सूचना पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त फैजान की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस संबंध में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मैनपुरी में महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंगों ने विधवा महिला को बेरहमी से पीट रहे हैं। वहीं महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि दबंगों ने दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई की गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने घटना की एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां देहरादून लखनऊ के बीच 26 मार्च से अब चलने जा रही वंदे भारत ट्रेन, इसके चलते रेलवे ने विधिवत संचालन की तिथि की घोषणा भी कर दी। तो वही सोमवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी 6 दिन तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। सुबह लखनऊ से 5:15 पर देहरादून के लिए रवाना होगी, तो वही दोपहर करीब 12:15 पर देहरादून पहुंचेगी। इसके साथ ही देहरादून से दोपहर 2:25 पर लखनऊ के लिए वापस रवाना होगी। वंदे भारत ट्रेन आपको बता दें कि 10:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। 12 मार्च को वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।